हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल टाइट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लूसेंट 2021 लेटेस्ट एडिशन पढ़ रहे हैं एंड पिछली वीडियो में हमने भारत के यवन यानी कि विदेशी आक्रमण पढ़ा था एंड संगम युग पढ़ा था और इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको दृष्टि करंट अफेयर पढ़नी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो चैनल पर जाकर पढ़ लें एंड स्पीडी की भी मिल जाएगी एंड लूसेंट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज ये हमारी क्लास 7 है और इसमें हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ओके, तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। 240 से 280 ईस्वी तक श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। 280 से 320 ईस्वी हुआ एंड गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी एंड चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 355 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं के विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। एंड अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। कौन? शाप। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के मुख्य केंद्र थे एंड अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी और जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे और कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपड़क जो फलक ज्योतिष के विद्वान थे एंड अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट एवं घटकपर बराहमिहिर खगोल वैज्ञानी थे एंड वरुरिच जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सैफ मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिर पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, 455 से 467 ईस्वी एंड स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसे उपरिक कहा जाता था, जिसके शासकों को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विषय पति कहा जाता था।
पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था, या पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था। अन्य सदस्य मैत्र कहलाते थे। एंड ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी कि विष्टि राज के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जिसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि, वास्तु यानी वास योग करने भूमि, चरागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, अर्पहैत भूमि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर तिगवा यानी कि जबलपुर एमपी में, शिव मंदिर बुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खो यानी कि नागौद मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश जो ईंटों द्वारा निर्मित है। एंड गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर में है ये मंदिर, दशावतार मंदिर, और यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही बची हैं, जिसमें गुफा नंबर जो 16 है, 16-17 ही गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा नंबर 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है और गुफा संख्या जो 17 है उसमें चित्र को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जैसे बाघ की गुफा जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है और इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रवेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रलास और अपरिछाकारित्व। ओके, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने वृत्त सिद्धांत, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक, लघु जातक,
की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकांड ने पशु चिकित्सा पर हतस्यायुर्वेद लिखा और नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। किसमें? नवनीतकम में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य के नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। एंड मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या के प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों के सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ और ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम वाकाटक वंश पढ़ेंगे। ओके, वीडियो लंबा हो जाता है और आप देखते नहीं हैं, इसलिए आज मैंने ओनली छोटा वीडियो बनाया है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाकाटक वंश पढ़ेंगे और लूसेंट की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के पढ़ लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जल्दी से आपकी लूसेंट कंप्लीट करवा दूँ। ओके, थैंक यू।